देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे, यानी कि 14 नंबर का अपन क्वेश्चन सोल्व कर लिया था। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन सोल्व करते हैं। अनसोल्ड क्वेश्चंस को अपन इसके अंदर सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? किसी भवन के भूतल पर, यूं कह रहे हैं कि किसी भवन के भूतल पर, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किसी भवन के भूतल पर। देखो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 एक अच्छा क्वेश्चन था, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं किसी भवन के भूतल पर, भूतल पर लगा कोई पंप, भूतल पर लगा कोई पंप, किसी भवन के भूतल पर लगा कोई पंप 30 मीटर क्यूब आयतन की, 30 मीटर क्यूब आयतन की टंकी, यानी क्योंकि पानी की टंकी है जिसका आयतन 30 मीटर क्यूब है, 30 मीटर क्यूब आयतन की टंकी को 15 मिनट में भर देता है, कि टंकी को 15 मिनट में भर देता है, कि टंकी को 15 मिनट में भर देता है। देखो किसी भवन के भूतल पर लगा कोई पंप 30 मीटर क्यूब आयतन की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी पृथ्वी तल से, यदि टंकी पृथ्वी तल से, यदि टंकी पृथ्वी तल से 40 मीटर ऊपर हो, पृथ्वी तल से 40 मीटर ऊपर हो, तो यदि टंकी पृथ्वी तल से 40 मीटर क्या हो, ऊपर हो, तो पंप की दक्षता, तो पंप की दक्षता यानी उसकी एफिशिएंसी 30%, तो पंप की दक्षता 30%। यदि क्या लिखा, टंकी पृथ्वी तल से 40 मीटर ऊपर हो और पंप की दक्षता ऊपर हो और पंप की दक्षता 30% हो, तो और पंप की दक्षता कितनी हो, 30% हो, तो पंप द्वारा कितनी विद्युत शक्ति का उपयोग किया गया हो, तो पंप द्वारा कितनी विद्युत शक्ति का उपयोग किया गया। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या अपन को दिया गया है पहले वो देखिएगा। क्वेश्चन में अपन को क्या क्या दिया गया है पहले वो अपन देखें। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है किसी भवन के भूतल पर लगा कोई पंप 30 मीटर क्यूब आयतन, यानी कि अपन को इसमें आयतन दिया हुआ है, तो इससे अपन उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व अपन को पता है। टंकी में आने वाले पानी का द्रव्यमान अपन को ज्ञात हो जाएगा m। देखिए कैसे, m इजिकल टू घनत्व इंटू आयतन। मैंने आयतन को भाई कैपिटल B से ले रहा हूं, तो पानी का घनत्व कितना होता है 10⁻³ और आयतन कितना है भाई इसका 30 मीटर क्यूब। तो ये लो 30 गुणा 10⁻³ गुणा 30 किलोग्राम इसका द्रव्यमान हो गया। हाइट कितनी है इसकी, h इजिकल टू 40 मीटर दी हुई है। दक्षता एफिशिएंसी 30% दी है, यानी कि 30/100.30 हो गई, या इसे आप यो भी रहने दें
अपन इसे इसी रूप में भी काम में ले लेंगे। 30% अपन को दी गई है। तो ये कह रहे हैं पंप द्वारा कितनी विद्युत शक्ति का उपयोग किया गया, यानी आउटपुट पावर, इनपुट पावर मुझे इसके अंदर चाहिए। अब आउटपुट पावर तो मुझे पता है क्योंकि मेरे पास M है, H है और G मेरे पास है, तो आउटपुट पावर मुझे पता चल गई। तो इनपुट पावर निकालना मेरे लिए क्या है, इसमें आसान है। कैसे? क्योंकि देखो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू, ये होता है आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति इंटू 100। परसेंटेज के फॉर्म में अपन ऐसा ही लेंगे। अगर ऐसा है तो अब देखिएगा भाई, पी आउट कितना है, mgh। हाँ, इसमें टी भी तो दिया हुआ है आपको, टी दिया हुआ है 15 मिनट, यानी कि 15 इंटू 60 सेकेंड। ये लो 15 × 90, 900 सेकेंड हो गए। अब देखिए भाई, mgh पी आउट का अपॉन में टी, और ये है मेरे पास पी आई इंटू 100। अब आप इसके अंदर वैल्यूज रखिए। ये तो है 30, m का वैल्यू कितना है मेरे पास 30 इंटू 10⁻³ g की वैल्यू मैं इसमें ले लेता हूं 9.8। h है मेरे पास कितना दिया हुआ है भाई, 40 दिया हुआ है, अपॉन में t की वैल्यू 15 इंटू 60, और ये हो गया है पी आई इंटू 100। ये लीजिए, आपको तो क्या कैलकुलेशन करनी है भाई, पी आई को कैलकुलेट करना है ना। 30 से 30 को तो आप कैंसिल करो, तो ये हो जाएगा आपके पास 9.8 इंटू 40 इंटू 100 इंटू 10⁻³ देखो वापिस से 9.8, 40, 100, 10⁻³, और ये है आपके पास 15×90 यानी कि 900। अब इससे आगे की कैलकुलेशन को अपन यहां देख रहे हैं। देखो भाई क्या आता है, 00 से ये 00 कैंसिल हो गई है। फिर देखें आपके पास 9 से 9 अप्रोक्स 1, यानी कि 4 पॉइंट सही है एग्जैक्टली। देखो 9 से 9 1 टाइम कैंसिल हो रहा है अप्रोक्स, और यानी कि 0.4 आ रहा है, 0.4 हाँ बिल्कुल, 9 से 9 1 टाइम यानी कि 40 आ गया ये, यानी कि पॉइंट ये आ गया है 43 अप्रोक्स। ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 43.55, 43.55 इंटू 10⁻³ वाट। इतनी इनपुट पावर है भाई उसकी। अगर इतनी इनपुट पावर है, यानी कि मैं इस पी आई को अब कह सकता हूं 43.55 किलो वाट। ये लो 10⁻³ का मतलब क्या है, किलो। ध्यान रहे पी आउट, यहां पर जो मैंने पी आउट लिया है वो किसके इक्वल है, mgh अपॉन में टी। भाई पावर, ये पावर है क्या, एनर्जी अपॉन में टाइम। m मेरे पास है, g मेरे पास, h मेरे पास, t मेरे पास। ये पी नॉट की वैल्यू रख दी मैंने पी आउट की, पी आई मुझे फाइंड आउट करना था 100 है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, आप इसे नोट करें। इसके बाद फिर अपन क्वेश्चन नंबर, ये था 15। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए एक लॉजिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सिंपल किस तरह का है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। देखिए अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, दो समरूपी बॉल बेयरिंग दो समरूपी बॉल बेयरिंग एक दूसरे के संपर्क में हैं। बॉल बेयरिंग
एक दूसरे के संपर्क में है। दो समरूपी बॉल बेयरिंग एक दूसरे के संपर्क में है और किसी घर्षण रहित मेज पर विराम अवस्था में है। और किसी घर्षण रहित मेज पर विराम अवस्था में है। इनके साथ समान द्रव्यमान का कोई दूसरा बॉल बेयरिंग इनके साथ समान द्रव्यमान का कोई दूसरा समान द्रव्यमान का कोई दूसरा बॉल बियरिंग इनके साथ समान द्रव्यमान का कोई दूसरा बॉल बियरिंग जो आरंभ में v चाल से गतिमान है। बॉल बियरिंग जो आरंभ में v चाल से गतिमान है। जो आरंभ में कितनी चाल से गतिमान है भाई? v चाल से गतिमान है। सम्मुख टक्कर करता है, सीधी टक्कर कर रहा है, सम्मुख टक्कर करता है। यदि टक्कर प्रत्यास्थ है तो टक्कर के पश्चात निम्नलिखित चित्र में से कौन सा परिणाम संभव है? तो टक्कर के पश्चात निम्नलिखित चित्र में से कौन सा परिणाम संभव है? ये देखिए, अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब एक लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन के अंदर? फिर से आप देखें, एक बॉल बेयरिंग ये रही, ये बॉल बेयरिंग नंबर 1 है, बॉल बेयरिंग नंबर 1, मैंने इसको नाम दे दिया है। ये v चाल से मूव कर रही है। दो बॉल बेयरिंग ये चिकने एक मेज के ऊपर यूं रखे हुए हैं, नंबर 2 और ये नंबर 3। ये रहा एक बॉल बेयरिंग और एक बॉल बेयरिंग ये रहा। ये दोनों अपनी जगह पर स्थिर है, यानी शुरू में इनका वेग क्या है? वही 0 है। देखो, दो समरूपी बॉल बेयरिंग एक दूसरे के संपर्क में है, ये रे, और घर्षण रहित मेज पर विराम अवस्था में है, यानी इनका वेग क्या है? 0 है। इनके साथ समान द्रव्यमान का कोई दूसरा बॉल बेयरिंग जो आरंभ में v चाल से गतिमान है, सम्मुख टक्कर करता है। अब इसके साथ टक्कर कर रहा है, देखना, सम्मुख टक्कर कर रहा है। यदि टक्कर कैसी हो? प्रत्यास्थ। तो ये लो, ये भी हिंट दे दिया इसने। अब ये इसके साथ अगर टक्कर कर रहा है तो एक तो स्थिति यूं दे रहे हैं कि भाई टक्कर के बाद ये वाली स्थिति संभव है क्या? ये जो पहला बॉल बेयरिंग है नंबर 1, इसका जो वेग है वो तो हो जाए 0, और ये दोनों जो बॉल बेयरिंग है नंबर 2 और नंबर 3, ये v/2 के वेग चाल से गतिमान हो जाए। क्या ये ऑप्शन संभव है? एक तो ऑप्शन ये दिया हुआ है, ये है ऑप्शन नंबर 1।
सेकंड ऑप्शन इसी टक्कर का, देखो 3 संभावनाएं आपके सामने व्यक्त की गई है। दूसरी संभावना ये व्यक्त कर रहे हैं इस तरह से कि ये जो शुरू के 2 बॉल बेरिंग है 1 और 2 नंबर के, ये दोनों तो क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, और तीसरा वाला बॉल बेयरिंग वी चाल से क्या कर जाए, गति कर जाए। ये इस तरह से नंबर थर्ड, ये है नंबर सेकंड स्थिति। नंबर थर्ड केस, या यूं कह सकते हैं नंबर थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है अपन को, वो ऑप्शन ये दिया गया है कि तीनों ही बॉल बेयरिंग एक साथ गति कर जाए, यूं तीनों ही, जैसे 1 2 और ये 3, और इनकी जो चाल रहे वो रहे v/3। अब बताएं आपको, यह है नंबर थर्ड ऑप्शन। अब आपको इसमें जवाब देना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है और कौन सा गलत है। तो गौर कीजिएगा, एक तो प्रत्यास्थ टक्कर है और पिंडों के द्रव्यमान भी क्या है, समान द्रव्यमान है। अगर द्रव्यमान समान है तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि सीधी प्रत्यास्थ टक्कर में अगर समान द्रव्यमान के पिंडों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो टक्कर के पश्चात उनके वेग परस्पर क्या होते हैं, बदल जाते हैं, यानी कि जो इनकी वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाएगी। अगर वेग इनके परस्पर बदल गए हैं तो कंफर्म है कि ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि ये अपना वेग इसको देगा और फिर ये इसको दे देगा, तो ये तो क्या होगा, वी चाल से गतिमान हो जाएगा और ये दोनों क्या होंगे, स्थिर हो जाएंगे फाइनली। यानी सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, राइट है। सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट। क्योंकि और दूसरा, प्रत्यास्थ टक्कर में गति ऊर्जा संरक्षित रहती है तो अपनी गति ऊर्जा पूरी पूरी किसको दे देगा, इसको दे देगा, ये वाले पिंड क्या कर जाएगा, गति कर जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो अपन इसमें यहां लिख सकते हैं, देखो ये एक पॉइंट अपन लिख सकते हैं इसके साथ कि समान द्रव्यमान के पिंडों में सीधी प्रत्यास्थ या सम्मुख भी कह सकते हैं, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर होने पर टक्कर के पश्चात उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये अपने पास इसका एक रीजन हो गया कि एक्सप्लेनेशन अगर देना चाहें तो क्या देंगे, तो एक्सप्लेनेशन ये हो गया। तो तीनों अगर ये घटना हो रही है तो इनमें से ये ऑप्शन क्या है, इसका सही है, ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, ये वाला अपने लिए क्या है, संभव है। तो यहां अपन ने क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व कर लिया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि अगर समान द्रव्यमान के दो पिंडों में अगर सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो टक्कर के बाद उनके वेग परस्पर क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो अब पहले आप इसे नोट कीजिए, इसी क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये इसका टिक हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट और थर्ड तीनों ऑप्शन इसके पॉसिबल नहीं है, सेकंड ऑप्शन सही होगा कि चित्र में से कौन सा परिणाम संभव है। तो कौन सा परिणाम संभव होगा, ये सेकंड वाला। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। अपन ने 15, 16 दोनों सोल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है किसी लोलक के गोलक ए को किसी लोलक के गोलक ए को जो ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है, जो ऊर्ध्वाधर से
से 30 डिग्री का कोण बनाता है। किसी लोलक के गोलक ए को जो ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है, छोड़े जाने पर छोड़े जाने पर तेजी का कोण बनाता है, छोड़े जाने पर मेज पर विराम अवस्था में रखे मेज पर विराम अवस्था में रखे मेज पर विराम अवस्था में रखे दूसरे गोलक बी से टकराता है, में रखे दूसरे गोलक बी से विराम अवस्था में रखे दूसरे गोलक बी से टकराता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। चित्र बनाएंगे इसका। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। टकराता है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ज्ञात कीजिए कि टक्कर के बाद, देखो ज्ञात कीजिए कि टक्कर के बाद गोलक एक कितना ऊंचा उठता है। ज्ञात कीजिए कि टक्कर के बाद गोलक एक कितना ऊंचा उठता है। गोलक के आकारों की उपेक्षा कीजिए, यूं भी कह रहे हैं। गोलक के आकारों की उपेक्षा कीजिए। ये इस क्वेश्चन में अपन को दिया गया है। और मान लीजिए कि टक्कर प्रत्यास्थ है, और मान लीजिए कि टक्कर प्रत्यास्थ है। देखो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहले क्या है, चित्र भी इसका बना दें। ये दृढ़ आधार से कोई ये लोलक है। लोलक का ये क्या है, अपने पास गोलक ए है। ये गोलक ए है। यहां देखो ये कोई मेज है, यहां पर कोई गोलक बी रखा हुआ है इस मेज के ऊपर। ये तो ए है और ये गोलक क्या है भाई, बी है। अब ये इससे आके क्या करता है, सीधी प्रत्यास्थ टक्कर कर रहा है। ये इससे सीधे प्रत्यास्थ टक्कर करता है। ये जो एंगल दिया है इन्होंने, ये है 30 डिग्री का। अब देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को समझे अपन। किसी लोलक के गोलक ए को जो कि ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है, छोड़े जाने पर मेज पर विराम अवस्था में रखे दूसरे गोलक बी से टकराता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। विराम अवस्था में रखे दूसरे गोलक बी से टकराता है। गोलक एक कितना ऊंचा उठता है, गोलक के आकारों की उपेक्षा कीजिए और मान लीजिए कि टक्कर प्रत्यास्थ है। देखिएगा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थ्योरेटिकल लॉजिकल क्वेश्चन है। ध्यान दें, इन्होंने कहा गोलक के आकारों की उपेक्षा कीजिए, यानी इनका द्रव्यमान समान मान लें। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, ये जो गोलक है इससे जब टकराएगा तो अपनी संपूर्ण गति ऊर्जा इसको प्रदान कर देगा। ये तो स्थिर हो जाएगा और ये क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, ये आगे चला जाएगा। इसका मतलब, क्योंकि आपको पता है कि समान द्रव्यमान के पिंडों में सीधी प्रत्यास्थ टक्कर होने पर टक्कर के बाद पिंडों के वेग परस्पर बदल जाते हैं। तो इसका वेग क्या है, 0, और इसका वेग जो भी है वो इसको मिल जाएगा और ये आगे चल जाएगा।
इसका मतलब यह हुआ कि गोलक ए बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठेगा। तो आंसर में यही तो पूछा इन्होंने, ये पूछा कि गोलक एक कितना ऊंचा उठता है टक्कर के बाद। देखो ये पूछ रहे हैं टक्कर के बाद गोलक एक कितना ऊंचा उठता है, तो इसमें अपन उत्तर में इसका क्या लिख देंगे, गोलक एक टक्कर के पश्चात बिल्कुल भी नहीं उठता है। तो यहां तो सीधा उत्तर ही लिखा जाएगा, ये लो, गोलक ए टक्कर के बाद बिल्कुल भी नहीं उठता है, क्योंकि समान द्रव्यमान के पिंडों में सीधी प्रत्यास्थ टक्कर होने पर, क्योंकि समान द्रव्यमान के पिंडों में सीधी प्रत्यास्थ टक्कर होने पर टक्कर के बाद उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं। अतः टक्कर के बाद गोलक ए स्थिर हो जाएगा। अतः टक्कर के बाद गोलक ए स्थिर हो जाएगा एवं गोलक बी गतिमान हो जाएगा। ये लीजिए, ये अपन ने क्वेश्चन नंबर जो है 17 भी सोल्व कर लिया है। अब अपन बात करेंगे, आप इसे नोट कीजिए ऐसे कैसे। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो भी लोलक पर आधारित क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है अभी अपन उसे समझते हैं, आप इसे नोट कीजिए, फिर अपन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 अपनी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी लोलक के गोलक को किसी लोलक के गोलक को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा गया है, कि गोलक को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा गया है। क्षैतिज अवस्था से छोड़ा गया, किसी लोलक के गोलक को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा गया है। यदि लोलक की लंबाई 1.5 मीटर हो, यदि लोलक की लंबाई 1.5 मीटर हो, 1.5 मीटर हो तो निम्नतम बिंदु पर आने पर निम्नतम
बिंदु पर आने पर हो तो निम्नतम बिंदु पर आने पर गोलक की चाल क्या होगी? आने पर गोलक की चाल क्या होगी? आने पर गोलक की चाल क्या होगी? ये क्वेश्चन में इतना तो कह दिया। एक लाइन और इसमें जोड़ दी गई है। यह दिया गया है कि इसकी आरंभिक ऊर्जा का यह दिया गया है कि इसकी आरंभिक ऊर्जा का यह दिया गया है कि इसकी आरंभिक ऊर्जा का 5% अंश वायु प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय हो जाता है। इसकी आरंभिक ऊर्जा का 5% अंश वायु प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय हो जाता है। ये लीजिए, ये क्वेश्चन है अपने पास। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें आप। ये इस तरह से क्वेश्चन है। ये कोई लोलक जैसे यो क्षैतिज अवस्था में है। यहां से देखो, ये इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। ये इस लोलक का गोलक है। क्षैतिज अवस्था से छोड़ा गया। यदि लोलक की लंबाई 1.5 मीटर हो, अब ये जैसे मान लो यहां से गति करते हुए यूं आता है और ये यहां आ जाता है, ये इसकी न्यूनतम अवस्था होगी। यानी इससे ये यहां आ जाता है तो इसकी जो लंबाई दी है इन्होंने भाई 1.5 मीटर, यानी कि H = L 1.5 मीटर हो गई। निम्नतम बिंदु पर आने पर गोलक की चाल क्या होगी? लेकिन ध्यान रहे, इसने एक पॉइंट और कह दिया है कि 5% अंश वायु के कारण क्षय हो जाता है। यानी कि जब ये H ऊंचाई पर है तो इसके पास जो स्थितिज ऊर्जा है उस स्थितिज ऊर्जा का 5% क्षय हो रहा है। अर्थात यूं कह सकते हैं 95%, यानी 95% भाग किस में बदल रहा है? गतिज ऊर्जा में। यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार अपन यूं कह सकते हैं इस स्थितिज ऊर्जा का 95% भाग किस में बदल रहा है? गतिज ऊर्जा के अंदर। यही हुआ। तो देखिएगा, तो अपन कैसे कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है mgh, इसका 95% यानी 95/100। भाई h ऊंचाई पर था, h का मान किसके? l के इक्वल ही तो है। g अपन को पता है। अब देखिएगा ये किसके इक्वल चेंज हो जाएगा? गतिज ऊर्जा 12 mv²। v अपन को कैलकुलेट करना है। तो देखो m से तो m कैंसिल हो गया मेरे पास, तो मेरे पास v = क्या हुआ? ये लो भाई, √2gh × 0.95 ये हो गया। v = √2gh × 0.95। अब देखो इससे आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। ये लो भाई, 2 की वैल्यू 2 रखिए, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 1.5, 0.95। अगर मैं इसे 9.8 की जगह इसे मैं 10 रख लेता हूं, देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी सुविधा रहेगी। मैं अगर इसे 10 ले लेता हूं तो ये मेरे पास 20, 15 दूना 30, 300, यानी कि मैं इसे कैलकुलेट अगर कर लेता हूं तो ये अप्रोक्स मेरे पास आ रहा है 5.3 मीटर पर सेकेंड। 5.3 मीटर पर सेकेंड, इतना इसका वेग हो जाएगा। ये लो भाई, आप 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। जी की वैल्यू, एच की वैल्यू अपन को दे रखी थी। सिंपल लेकिन अच्छा एक क्वेश्चन था जो अपन ने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर ये था 18। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कि क्वेश्चन नंबर 19 है क्या, देखिएगा। देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन है लेकिन एक अच्छे और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन यही है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो या अपने बोर्ड एग्जाम्स हो, लोकल एग्जाम्स हो, उनमें आने लायक क्वेश्चन यही हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन इसमें अच्छे से दिए हुए हैं। अब देखिएगा, अब अपन ने क्वेश्चन नंबर 18 अपन ने सोल्व कर लिया।
अब आते हैं अपन अपनी ही पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो 300 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्रॉली, 300 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्रॉली, द्रव्यमान की कोई ट्रॉली, 300 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्रॉली 25 किलोग्राम रेत का बोरा लिए हुए 300 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्रॉली 25 किलोग्राम द्रव्यमान का रेत का बोरा, 300 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्रॉली 300 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्रॉली 25 किलोग्राम द्रव्यमान का रेत का बोरा, 25 किलोग्राम रेत का बोरा लिए किसी घर्षण रहित पथ पर, रेत का बोरा लिए किसी घर्षण रहित पथ पर, किसी घर्षण रहित पथ पर 27 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गतिमान है, पथ पर 27 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गतिमान है, एक समान चाल से क्या है, गतिमान है। 27 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से ये क्या है, गतिमान है। कुछ समय पश्चात बोरे में से कुछ समय पश्चात बोरे में से किसी छिद्र से रेत, बोरे में से किसी छिद्र में से रेत, उसमें जो रेत भरी हुई है 0.05 किलोग्राम पर सेकेंड की दर से निकलकर 0.05 किलोग्राम पर सेकेंड की दर से निकलकर ट्रॉली के फर्श पर रिसने लगती है, की दर से निकलकर ट्रॉली के फर्श पर रिसने लगती है। ट्रॉली के फर्श पर रिसने लगती है। रेत का बोरा खाली होने के पश्चात ट्रॉली की चाल क्या होगी, रेत का बोरा खाली होने के पश्चात, रेत का बोरा खाली होने के पश्चात ट्रॉली की चाल क्या होगी, ट्रॉली की चाल क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन अपन को दिया गया है, देखिए बहुत ही सिंपल लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कोई ट्रॉली है, वो जो ट्रॉली है 300 किलोग्राम द्रव्यमान की है, 25 किलोग्राम का उसमें कोई रेत का बोरा उसके अंदर रखा हुआ है। ट्रॉली एक समान चाल से घर्षण रहित पथ पर क्या है, गतिमान है। 27 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गतिमान है। उसमें कोई छिद्र हो जाता है, उसमें जो बोरा है और उससे जो रेत है वो 0.05 किलोग्राम पर सेकंड की दर से निकलकर ट्रॉली के फर्श पर रिसने लगती है। ध्यान रहे जो रेत निकल रही है वो ट्रॉली से बाहर नहीं गिर रही है, ट्रॉली के फर्श पर ही आ रही है। अगर ट्रॉली के फर्श पर आ रही है, अब तो देखो
तो रेत का बोरा खाली होने के पश्चात ट्रॉली की चाल क्या होगी? सिंपल सा आप इसमें देखिए भाई, यो कह दें अपन इसे, बिना सोल्व करे भी आंसर आ रहा है, फिर भी अपन सोल्व करके बता सकते हैं इसको कि निकायक अपन क्या जानते हैं, संवेग संरक्षित रहेगा क्योंकि इस पर किसी तरह का कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। जब बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पूरे निकाय का रेखीय संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, क्योंकि बाह्य बल की अनुपस्थिति में रेखीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। तो देखिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम अगर अपन इसमें लगाएं तो देखिएगा, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा भाई? निकाय का प्रारंभिक संवेग, निकाय से तात्पर्य ट्रॉली प्लस बोरा, निकाय का प्रारंभिक संवेग बराबर निकाय का अंतिम संवेग। निकाय का प्रारंभिक संवेग बराबर निकाय का अंतिम संवेग। अब देखो भाई, निकाय के अगर मैं प्रारंभिक संवेग की अगर मैं बात करूं तो मैंने मान लिया ट्रोले का द्रव्यमान कैपिटल एम है और बोरे का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल एम है, जो रेत का बोरा है, यानी 300 प्लस 25 325 हो गया। वेग इसका क्या है भाई? v है, वैसे 27 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब निकाय का अंतिम संवेग, अंतिम संवेग का मतलब क्या है? अभी भी निकाय क्या है? ट्रॉली प्लस बोरा, क्योंकि बोरे से जो रेत निकली है वो ट्रॉली के अंदर ही तो है, तो निकाय तो वही बना, यानी द्रव्यमान तो वही रहेगा। ट्रॉले का द्रव्यमान कैपिटल एम, बोरे का द्रव्यमान स्मॉल एम, यानी रेत सहित। अब इसका वेग मैंने मान लिया v डैश है, तो आप गौर करेंगे, ये लो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि v डैश इज इक्वल टू v, और v कितना है? 27 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अभी भी रेत का बोरा अगर पूरा खाली हो जाता है तो भी ट्रॉली की चाल क्या होगी? 27 किलोमीटर पर आवर ही होगी। ये देखो, एक अपन ने एक लॉजिकल जो क्वेश्चन था वो अपन ने सॉल्व किया है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कॉम्पिटिशन एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है अब उसको अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, छोटे छोटे से क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है।